हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मुलाकात रूहों की। पिछले पार्ट में आपने देखा कि तारा और इरा दोनों ही राग एडिशन के लिए बेंगलोर जाते हैं और बेंगलोर में तारा की डिज़ाइंस सबको पसंद आती है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आती है और ये लोग इन्वेस्टर्स मीट के लिए जाते हैं डिनर। वहाँ डिनर पर एक सवाल जो इरा जो है तारा से पूछती है, बस उसी सवाल को लेकर तारा परेशान रहती है और ये लोग होटल पहुँच जाते हैं। वापस इरा तारा से कहती है कि उसके रूम में एक सोफ़ा, कुछ किताबें और कंपनी भी है। इनडायरेक्टली वो तारा को कुछ कन्वर्सेशन के लिए कहती है और इरा अपने रूम में चली जाती है। तो बस यहीं तक था पिछला छोटा सा हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा भी अपने कमरे में जाकर चेंज करती है और फिर सोचती है कि इरा ने उसे उसके रूम में बात करने के लिए बुलाया, जाऊं या नहीं। और फिर अपने इन दोनों में से जो उसके दिल और दिमाग दोनों में चल रहे हैं, जो माइंड सेट, उसमें से एक को चुनती है जो इरा के रूम की तरफ जाता है। तारा इरा के रूम के बाहर पहुंचकर नॉक करती है तो इरा कुछ ही सेकंड्स में अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी तारा पर अपनी निगाहें करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। इरा के कमरे में सच में सोफे पर कुछ किताबें पड़ी हैं जिन्हें शायद इरा पढ़ रही है। इरा फिर से आकर सोफे के उसी कोने में बैठ जाती है और तारा को भी इशारा करती है बैठने का। तारा चुपचाप उसके पास बैठी है। उन दोनों के बीच में बस एक कुशन रखा है। तारा धीरे से इरा से कहती है, आप इतना अकेला क्यों फील करती हैं? इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी ऐसा लगता है जैसे कोई तो कमी है जो आपको खल रही है। कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। आपकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। इरा कुछ पल चुप रहती है और फिर अपनी नज़रें झुका लेती है और इरा तारा की बात का जवाब देती है, क्योंकि शायद जो जितना ऊंचा पहुंचता है उतना ही खाली हो जाता है अंदर से। हर कामयाबी के साथ कोई अपना जो है वो पीछे छूट जाता है और अब मुझे इस अकेलेपन की आदत सी हो गई है। तारा बहुत ही ध्यान से इरा की इन गहरी बातों को सुनती है और फिर कहती है, मुझे लगा था आप कोल्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं, अनरीचेबल हैं, लेकिन अब लगता है आप थकी हुई है, शायद खुद से थक गई हैं आप शायद। इरा की आंखों में तारा की ये बातें सुनकर हल्का सा पानी है और एक खामोश आंसू जो है उसकी आंख से निकलकर उसके गालों पर आ जाता है। तो वो मुड़कर तारा की तरफ देखती है। तारा बस जो नीचे फ्लोर की तरफ देख रही है। इरा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आवाज़ में तारा से कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट दिखती हूँ क्योंकि कोई कमज़ोर दिखे तो लोग उसे कुचल देते हैं। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि किसी को भी मेरा बोलना पसंद नहीं आता। तारा इरा की इस बात पर तुरंत जवाब देती है, पर मुझे पसंद है आपका बोलना, आपकी चुप्पी जिसमें वो आपकी सच्चाई छुपी है। इरा धीरे से तारा की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम मुझे पढ़ लेती हो तारा, तुम्हारी आंखें वो भी पढ़ लेती है मेरी आंखों में जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। तुम्हारी इन आंखों से डर लगता है मुझे कि कहीं ये आंखें मेरी कमजोरी ना बन जाएं। तारा कहती है इरा से, तो बनने दीजिए, किसी एक को तो आपकी कमजोरी बनने दीजिए इरा, क्योंकि कमजोरियां वो नहीं जो तोड़ती है, असल में वही होती है कमजोरियां जो हमें इंसान बनाती है। इरा एक लंबी गहरी सांस लेती है और अपने थोड़े से उन कांपते हाथों से
तारा का हाथ अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी दीवारों के पीछे झांके, पर तुम बिना दस्तक दिए ही अंदर आ गई हो। तारा कहती है, शायद क्योंकि मुझे खुद भी किसी का साथ चाहिए ईरा। और ये दोनों अब बिल्कुल चुप हैं। दोनों बस उन हाथों की तरफ देख रहे हैं जो इन दोनों ने होल्ड कर रखा है। बाहर की बारिश अब थम गई है, लेकिन इन दोनों के बीच एक रिमझिम जो है वो शुरू हो चुकी है। इन दोनों के दिलों की रिमझिम। तारा ईरा के कंधे पर अपना सिर रख देती है। ईरा भी तारा के हाथ को थामे ही रहती है। ये दोनों बस ऐसे ही काफ़ी देर तक बैठे हैं, बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द कहे। जैसे इस खामोशी, इस चुप्पी में ही ये लोग न जाने कितनी बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही इनके बीच बढ़ते उस हल्के हल्के से प्यार के एहसास की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि कब ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। अगली सुबह ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आज ये लोग जो है मुंबई जाने वाले। हल्की धुंध के बीच एयरपोर्ट की चकाचौंध और हलचल अपने चरम पर है। ऑरेले की पूरी टीम लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी की आंखों में चमक है। इतने बड़े प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन ने सबके अंदर एनर्जी को बूस्ट अप कर दिया है। तारा के हाथों में ट्रॉली बैग्स हैं, कानों में ईयरपॉड्स हैं, लेकिन बार बार आंखें जो है ईरा को ढूंढ रही है। वहाँ ईरा जो है वो थोड़ी दूर है, फ़ोन पर किसी को कुछ समझा रही है, लेकिन बात करते हुए भी उसकी नज़रें बार बार तारा की तरफ जा रही हैं। तभी वहाँ एक ऑरेले की टीम का मेंबर नील तारा के पास आकर कहता है, तारा, योर डिज़ाइन रियली बिकम द highlight of the showcases. The clients were super impressed. Seriously, good job. तारा भी थोड़ी हेजिटेशन और स्माइल के साथ कहती हैं, थैंक यू, बट सिर्फ मेरी नहीं, टीम एफर्ट था ये तो। और इतने में ईरा भी अपनी कॉल को कट करके वहाँ आ जाती है। ईरा कहती है, टीम एफर्ट होता है, लेकिन वॉइस किसी एक की होती है, और इस बार वो आवाज़ तुम्हारी थी तारा। थैंक यू मैम, आपका गाइडेंस। ईरा तारा को रोकते हुए कहती, ना मैम नहीं, ईरा इज़ फाइन। दोनों की निगाहें फिर कुछ सेकंड्स के लिए मिलती हैं। एयरपोर्ट की उस चकाचौंध भरी भीड़ में इन दोनों के बीच जैसे कुछ पल थम से जाते हैं, और इनके पास खड़ी टीम अब चेक इन के लिए आगे बढ़ गई है, पर ये दोनों अकेले वहीं खड़े हैं। ईरा थोड़ा स्लो वॉइस में तारा से कहती है, तुम्हारा काम सिर्फ क्लाइंट ने नहीं, वहाँ खड़े हर एक मेंबर ने देखा था। तुम सिर्फ ज्वेलरी नहीं, तुम इमोशंस डिज़ाइन करती हो। तारा कुछ देर की चुप्पी के बाद अपनी उस थरथराती हुई आवाज़ में ईरा से कहते हैं, तो इसी बात पर क्या एक कप एस्प्रेसो पर चर्चा हो सकती है मुंबई पहुँच के। ईरा भी तारा की बात का जवाब देती है और कहती है, आई थिंक एक एस्प्रेसो तो कम लगेगी, मुझे तुम्हें अपनी किताबों का शेल्फ भी तो दिखाना है। बिल्कुल, मुझे भी आपकी किताबों का शेल्फ देखना है। और ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ खड़ा एक टीम मेंबर ईरा को आवाज़ लगाता है, मैम प्लीज़ आगे बढ़िए। और दोनों की ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो वार्तालाप है इन दोनों की, वो यहीं ख़त्म हो जाती है। और ये लोग चेक इन करते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। सपनों के शहर मुंबई पहुंचकर 1-2 दिन इनके ऐसे ही कैजुअल रेगुलर ऑफिस वर्क एंड प्रेजेंटेशंस इन सब में बीत जाते हैं, पर इनके बीच कोई भी पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं होती। बात होती भी है तो आंखों ही आंखों में इनकी काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन नॉट अ सिंगल वर्ड। 2 दिन बाद एक शाम जब तारा ऑफिस से लौटकर अपने किचन में बिरयानी बना रही है और फ़ोन में गाना चल रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं
ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जैसे ही लाइन खत्म हुई वैसे ही तारा के फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक करती है और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में ईरा का नाम। तारा ने अपने हाथ में पकड़े स्पून को नीचे रखा और फ़ोन का लॉक ओपन करके ईरा का मैसेज पढ़ा। उस मैसेज में लिखा था, जो ईरा ने तारा को भेजा है, लिखा था, मेरी स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो और मेरी किताबों की शेल्फ को कंपनी चाहिए थी। तारा मैसेज पढ़कर पहले हल्का सा मुस्कुराती है और कुछ देर सोचती है और फिर ईरा को जवाब में लिखती है, अच्छा तो किताबों की शेल्फ को कंपनी चाहिए, ठीक है, मिलते हैं आपकी किताबों से शाम को। बस ये लिखकर तारा जो है वो ईरा को अपना मैसेज है वो सेंड कर देती है। ईरा भी ये मैसेज पढ़कर तारा को अपने पेंट हाउस का एड्रेस व्हाट्सएप करती है और तारा जो अपने लिए बिरयानी बना रही है वो एक टिफ़िन में पैक करके रेडी हो जाती है और निकल जाती है उस एड्रेस पर जो ईरा ने उसे भेजा है। तारा ईरा के दरवाजे पर खड़ी है, हल्की बारिश में भीगी है और हाथों में एक गिफ्ट बैग है जिसमें उसी के कुछ बनाए हुए हैंडक्राफ्टेड बुकमार्क्स और स्केच बुक हैं और एक हाथ में अपना टोट बैग है और उस टोट बैग के अंदर वही बिरयानी का टिफ़िन है। तारा ईरा के घर की डोरबेल रिंग करती है और ईरा दरवाज़ा खोलती है कुछ ही सेकंड्स में। ईरा तारा से कहती है, परफेक्ट टाइमिंग, कॉफ़ी गर्म है और बारिश ठंडी। तारा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हम भी आ गए आपकी किताबों से एक मुलाकात करने। और ईरा उसे अंदर आने का इशारा करती है। तारा की नज़रें हर कोने को एब्जॉर्ब कर रही हैं। दीवार पर कुछ फ्रेम्ड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ हैं, एक ब्रोकन सेरेमिक आउल है और एक पुराना ग्रामोफोन जो अब बुक शेल्फ का हिस्सा बन चुका है। तारा ईरा से कहती है, बहुत बहुत स्लो वॉइस में कहती है, आपका घर ईरा बिल्कुल आप जैसा है, क्वाइट, थॉटफुल और थोड़ा सा मिस्ट्री भरा। ईरा अपने हाथ में 2 एस्प्रेसो के कॉफ़ी मग्स लाई है और उससे कहती है, मैं किसी को घर इनवाइट करने से डरती थी, शायद खुद को खुलने से भी, पर तुमने कुछ तो बदला है तारा। ये दोनों अब अपनी अपनी कॉफ़ी लेके एक ही कोजी सोफ़ा पर बैठे हैं दोनों, और सामने उस टेबल पर रखी है एक पोइट्री बुक। तारा अपनी एस्प्रेसो के मग से एक सिप पीती है और कहती है, मैं सोचती थी कि आप कभी भी अप्रोचेबल क्यों नहीं लगती थी, पर आज लगता है कि आपके अंदर भी कोई तारा छुपी है जो खुद से डरती थी। ईरा थोड़ी देर चुप रहती है और फिर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं तुम जैसी थी, कभी जज्बाती, क्रिएटिव, इम्पल्सिव, पर जब ट्रस्ट टूटा तो मैंने खुद को वर्क में लपेट लिया और तुम आई तो तुमने मुझे फिर से याद दिलाया कि सिर्फ ज्वेलरी ही इमोशंस नहीं कैरी करती, लोग भी कैरी करते हैं। तारा अपनी नज़रें थोड़ा झुकाती है और फिर ईरा से कहती है, आप मुझे समझने लगी और मुझे लगता है शायद मैं आपको कहीं ना कहीं महसूस करने लगी हूँ। ईरा तारा की ये बात सुनकर उसे थोड़ा गौर से देखती है। पहली बार बिना किसी स्ट्रिक्टनेस के, बिना किसी बोल्डनेस के, बिना किसी ऑफिस फिल्टर के, बिना किसी सुपीरियर लेयर के, और फिर बहुत ही धीमी मुस्कान को अपने चेहरे पर लाती है और कहती है, तो क्या हम एक दूसरे को अनफिल्टर्ड जान सकते हैं? तारा ईरा की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नज़रें नीचे करके उस एस्प्रेसो के मग को देख रही है। और इधर बाहर बारिश की बूंदें जो हैं वो और तेज़ हो गई है। घर के बाहर अब सब कुछ धुंधला था है, लेकिन इस छोटे से कमरे में अब
सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन दो आँखों के बीच की दूरी शायद अब कोई दूरी नहीं रही। इरा थोड़ी देर चुप रहती है और फिर अचानक से उठती है और अपने बुक शेल्फ के पीछे एक पुराने वुडन ड्रॉअर को खोलती है। तारा उसे बहुत ही क्यूरियसली देख रही है कि सडन क्या हुआ। तारा धीरे से कहते हैं, इरा आप कुछ ढूंढ रही हैं? इरा ड्रॉअर से एक मोटा सा स्केच का फोल्डर निकालते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ दिखाना चाह रही हूँ तुम्हें। इरा वो मोटा सा फोल्डर लेके आती है और उसे धीरे से तारा के सामने रख देती है। उसमें पुराने थोड़े पीले पड़े हुए हैंड ड्रॉन ज्वेलरी डिज़ाइंस हैं, कुछ बेहद इंट्रिकेंट, कुछ अधूरे और कुछ इमोशनल नोट्स के साथ। तारा उस फोल्डर को अपने हाथ में लेती है और उसके पन्नों को पलटते हुए कहती है, ये सब आपके हैं? इरा मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, डिज़ाइंस मेरा एक्सप्रेशंस था। हर डिज़ाइन के पीछे एक इमोशन छुपा होता था, पर जब ज़िंदगी ने ठोकर दी तो पेन चलना बंद हो गया। तभी तारा के हाथ में एक स्केच आता है और वो उसे पूछते हुए कहती है, ये वाला? ये तो एक इनकम्प्लीट मंगलसूत्र डिज़ाइन है, इसके पीछे क्या है? जिस दिन मैंने डिज़ाइन बना रही थी उसी दिन माँ को हार्ट अटैक आया। माँ हॉस्पिटल में थी और मैं उनके बेड साइड पर बैठकर सोच रही थी कि अगर मैं कभी शादी करूँगी तो यही डिज़ाइन करूँगी। पर उस रात के बाद डिज़ाइन भी अधूरा रह गया और फीलिंग भी। तारा एक पल को उस स्केच को बहुत ही प्यार से देखती है और अपनी हाथों की उंगलियों से उस स्केच को सहलाती है, जैसे इरा के दिल की किसी टूटी दरार को पढ़ रही हो। तभी तारा धीरे से इरा से कहती है, डिज़ाइन अधूरा इरा, पर इमोशन नहीं। शायद किसी और के हाथ से पूरा हो सकता है। इरा उसकी तरफ देखती है जैसे किसी ने पहली बार उन स्केचेस को फिर से जिंदा कर दिया हो। इरा बहुत धीरे से कहती है, मैं भूल गई थी कि डिज़ाइंस में दिल होता है, तुमने याद दिलाया मुझे। तारा भी उसकी बात का जवाब देती है और कहती है, मैं चाहती हूँ एक दिन मैं आपके उस अधूरे मंगलसूत्र को पूरा करूँ आपके लिए। इरा कुछ नहीं कहती और बस उसे देखती है बहुत ध्यान से, जैसे पहली बार तारा उसके स्केचेस की दुनिया में उसके अंदर उतर आई है। और अब उस कमरे की खामोशी में एक नर्म सी गर्माहट है। पहली बार इरा ने अतीत का एक पन्ना पलटा है और तारा ने उसे थामा है। तारा अभी भी उस अधूरे मंगलसूत्र के स्केच को देख रही है। इरा उससे थोड़ी दूर पर बैठी है, मगर निगाहें जो है उसकी तारा पर ही ठहरी हुई है, कुछ कहती हुई, कुछ रोकती हुई। तारा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, ये डिज़ाइन मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन उसी मोमेंट के साथ जिससे आपका दिल जुड़ा था। इरा धीरे से कहती है, तुमसे मिलने के बाद वो सब कुछ फिर से ज़िंदा लगने लगा है जो मैं भूल चुकी थी। शायद तुमने सिर्फ मेरे डिज़ाइन नहीं, मुझे फिर से पूरा किया है तारा। तारा उसे थोड़ा चौंक कर देखती है, क्योंकि इरा की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसने अब तक महसूस नहीं किया था। वो सॉफ्टनेस जो शब्दों से नहीं, जज्बातों से बाहर आती है। तारा आंखें झुकाकर हल्की मुस्कान से कहती है, मुझे लगता है हम दोनों ही कुछ अधूरे थे और अब शायद हम एक दूसरे की ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। इरा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो खामोशी, उसकी वो आंखों की नमी सब कुछ कह रही है। इरा उठती है, एक पल को सोचती है और फिर तारा की ओर एक छोटा सा डायरी है वो कर देती है और कहती है, ये मेरी माँ की डायरी है। हर डिज़ाइन के पीछे की कहानी लिखी है।
शायद तुम उसे फील कर सको और एक नए इमोशन के साथ इस डिज़ाइन को पूरा कर सको। तारा डायरी को अपने हाथों में बहुत ही धीरे से पकड़ती है, जैसे उसने ईरा का पास्ट उसके हाथों में ले लिया हो। तारा धीरे से कहती है ईरा से, आपका भरोसा मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। कुछ देर इन दोनों के बीच यूं ही सन्नाटा होता है, एक गहराई भरा धीमा सन्नाटा। फिर अचानक बिजली चली जाती है और पूरा कमरा जो है वो अंधेरे में डूब जाता है। तारा हंसते हुए कहती है, लगता है यूनिवर्स भी चाहता है कि हम दोनों बस एक दूसरे को फील करें। ईरा भी मुस्कुरा देती है। उसी अंधेरे में ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे हैं। आवाज़ें धीमी हैं और दिल की धड़कनें तेज़। तो गाइस, इनकी दिल की धड़कनें थोड़ा और बढ़ने देते हैं और हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। कहानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, बार बार नहीं मिलती। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।